वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बासी सर। एंड बच्चों, ये हम इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एंड अभी तक हम प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कंपाउंड देखे, हमने एलिमेंट्स देखे, उसके बाद हमने मिक्सचर्स पढ़ा। एंड लास्ट लेक्चर में हम कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में डिफरेंस भी कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों मिक्सचर में आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर में आगे आता है होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें आपको पता है एक सिंगल फेज बनता है। एंड होमोजीनस का जो टाइप है दैट इज सॉल्यूशन, है ना। होमोजीनस मिक्सचर का टाइप है सॉल्यूशन। एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर का टाइप है कोलोइड एंड सस्पेंशन। पहले तो आपको ये क्लियर है, या फिर जो हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने एक पूरी क्लासिफिकेशन देखी थी मैटर की, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहें तो आपका चैप्टर आपको क्लियर होता रहेगा। तो बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर में के अंदर सॉल्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं। आज सॉल्यूशन में जानेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप कौन से होते हैं सॉल्यूशन के, है ना। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, ये बहुत सारे टाइप होते हैं। प्लस एक्वस, नॉन एक्वस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं बीच में इंपॉर्टेंट। सो बच्चों, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को आपने रटना नहीं है, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें आती रहेंगी। तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, फर्स्ट पॉइंट इज होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब यहां कुछ समझ में आया आपको, नॉन रिएक्टिंग क्यों लिखा है? अगर भाई रिएक्ट कर गया तो वो तो कंपाउंड बनाएगा, है ना। अगर रिएक्ट कर गया है, C+O2 हमने मिलाया, वो रिएक्ट कर गए, CO2 बन गया, लो ये तो कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो हमें चाहिए मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए। इसका मतलब फिजिकली मिक्स होने वाले सब्सटेंस चाहिए हमको, केमिकली हमें मिक्सिंग नहीं करनी है, ठीक। तो इसका तो अपने पास कोई काम नहीं है, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर नहीं होंगी। प्रॉपर्टीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो फिर ये शायद आपको समझ में उतना ना आए। तो प्रॉपर्टीज़ आप बच्चों प्रीवियस लेक्चर से जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं whose composition can be varied within limits, मतलब वेरी तो करेगा बट विद इन लिमिट्स वेरी करेगा। अब ये कॉम्पोजिशन कैसे वेरी करता है इसको हम देखते हैं कि आपने शुगर, अच्छा आपने सॉल्ट किस में ऐड किया? वाटर में। तो ये आपको पता है कि एक सॉल्यूशन बन जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन। अब इसकी कॉम्पोजिशन को कहाँ कहाँ वेरी हो सकती है कि ये अगर हमने 100 ml ले लिया तो ये हम 5 ग्राम भी ले सकते हैं, 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 15 ग्राम भी ले सकते हैं। तो उसके बाद भी हमको क्या मिलने वाला है? मिलेगा तो सॉल्यूशन ही, मिक्सचर ही मिलेगा। एंड क्योंकि कॉम्पोजिशन डिफरेंट है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, है ना। अब 5, 10, 15, तो ये एक लिमिट है। हम इस लिमिट को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 36 ग्राम्स इन 100 ml, ये एक लिमिट है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है यहाँ पे, आगे हम पढ़ेंगे कि रूम टेम्परेचर पर 100 ml में आप 36 ग्राम ही मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। ऐड आप करोगे एज वेल एज वो डिसॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप ऐड करोगे, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ये एक लिमिट आ गई ना अपने पास कि हम 1 ग्राम से लेकर के 36 ग्राम तक मैक्सिमम उसको ऐड कर सकते हैं, NaCl को, सॉल्ट को। तो 1 ग्राम से 36 ग्राम तक ऐड करेंगे, 36 उसकी वहाँ पर इतनी सॉल्युबिलिटी होगी, इतना वो डिसॉल्व हो पाएगा। अब इसके बाद हम अगर यहाँ पर कहीं 100 ml में आप कहो सर हम 70 ग्राम मिक्स कर देते हैं, तो ये लिमिट से बाहर चला जाएगा, फिर वो अलग टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। उसको हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन सा सुपर सैचुरेटेड, कौन सा सैचुरेटेड होता है। बट अभी आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरीड विद इन लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर जिसका कॉम्पोजिशन वेरी होता है। तो आई थिंक आपके समझ में ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स के बारे में इसके बात करते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
प्रीवियस अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट जो चैप्टर के लेक्चर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सो बच्चों, कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो सॉल्यूशन इज बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम होता है सॉल्यूशन का भाई। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। दिस इज बाइनरी सिस्टम। कंपोनेंट्स ए हम ले सकते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट कौन सा होगा? विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो कि बहुत कम अमाउंट में है उसको हम कहेंगे दैट इज सॉल्यूट। एंड बी आप लिख सकते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो जो लार्ज अमाउंट में है भाई वो तो हो जाएगा अपना सॉल्वेंट, एंड जो स्मॉल अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट। ठीक है, अब इसमें आगे इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल इसका बनेगा, है ना। तो होमोजीनस के अंदर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और जो क्लासिफिकेशन आपको लिखवाई है बच्चों वो आप रिवाइज करते चलें, उसको आपने बार बार पढ़ना है जितनी बार हो सके, ताकि आपको पता लगे कि हम चैप्टर में कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ। सॉल्यूशन इज अ बाइनरी सिस्टम, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्यूशन बनाया हमने सॉल्ट प्लस वाटर का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सॉल्ट इन वाटर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सॉल्ट इन वाटर। इन वाटर का मतलब वाटर की अमाउंट ज़्यादा है ना, इन वाटर कि हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्यूट होगा, एंड वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर हम बना सकते हैं। लाइक सॉल्ट इन वाटर हमने बनाया। इसके बाद हम बना सकते हैं सोडा लाइम, एक आता है सोडा लाइम, उसके अंदर क्या होता है? CO2 गैस होती है दैट इज़ मिक्स्ड इन वाटर। अब आपको पता है कि गैसेस वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकती हैं, तो सॉल्यूट होता है CO2 एंड वाटर अगेन सॉल्वेंट होता है दैट इज़ सोडा लाइम। अच्छा नहीं, सोडा लाइम नहीं, इसको कहेंगे सोडा वाटर। लाइम वर्ड कहाँ से आ गया? सोडा वाटर हो जाएगा ना, सोडा वाटर, CO2 वाटर, सोडा वाटर। अब आपने देखा होगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनमें फिजिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही आपने उसका ढक्कन खोला फिजिंग आपको आएगी। फिजिंग का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड, है ना। उसके अंदर H2CO3 होगा, ये जो जुड़ने के बाद ये H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड वो बनाएगा, है ना। तो कार्बोनिक एसिड उन पे प्रेजेंट होता है। फिलहाल हम देखते हैं CO2 वाटर में डिसॉल्व किया, मिक्सचर बन गया सोडा लाइम। ठीक है, अब आगे इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि बच्चों एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि आयोडीन, आयोडीन जो कि एज अ सॉल्यूट मिक्स करते हैं अल्कोहल में। ठीक है, ऑप्शन में आपको वाटर मिलेगा, वाटर नहीं होगा, अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है जिसका मेडिसिनल बच्चों वैल्यू होता है, मेडिसिनल वैल्यू इसका होता है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपको मिलेगा। आयोडीन में, आयोडीन को आपने अल्कोहल में ऐड कर देना है दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? आयोडीन एंड अल्कोहल हो जाएगा सॉल्वेंट। तो जब ये मिक्सचर बनाया जाता है तो इसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसकी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है ना। उसको कई मेडिसिन्स में उसको यूज़ करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन को। एंड इसके बाद जैसे अलॉयज़ में आपको पता है कि हमने क्या किया कि कॉपर एंड जिंक को हमने मिक्स किया, तो जिंक प्लस कॉपर। अब जिंक एज अ सॉल्यूट होता है बिकॉज उसकी अमाउंट कम होती है, 30% वो होता है। एंड कॉपर एज अ सॉल्वेंट है बिकॉज उसकी अमाउंट कितनी है बच्चों? 70% है ना। तो
इससे बन जाता है ब्रास, अलॉय बनता है, जो हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि ब्रास एक अलॉय बन जाएगा, दोनों सॉलिड होंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, है ना। तो जिंक इन कॉपर, आयोडीन इन एल्कोहल मतलब टिंचर ऑफ आयोडीन, इन एल्कोहल मतलब एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। CO2 इन वाटर मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम टाइप्स इसके पढ़ते हैं बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें। टाइप इसके हम आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को हम किस किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। आपने डेफिनेशन आपने पढ़ ली, आपने उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे हम। एंड टाइप में आप देख रहे हैं कि इस टेबल में यहाँ पर एक सॉल्यूट कॉलम है, ये सॉल्यूट लिखे हुए हैं, एंड ये सॉल्वेंट लिखे हुए हैं, एंड साथ में है एग्जाम्पल्स। अब सॉल्वेंट में आपको दो मेन कैटेगरीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। दो मेन कैटेगरीज हैं, एक सॉलिड की एक लिक्विड की, एंड तीसरी होगी गैस की। अब सॉलिड कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है, ठीक है, एंड उस सॉलिड सॉल्वेंट में हम सॉलिड को ही ऐड करें या लिक्विड को ऐड करें या गैस को ऐड करें, है ना। जैसे सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं, डिसॉल्व हो जाएगा, लिक्विड को सॉलिड में या फिर गैस को सॉलिड में, तो उसके कुछ एग्जांपल्स अपने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। अगर हम सॉलिड को गैस सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो अलॉय मिल जाएगा। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे तो मरकरी इन सोडियम, इस तरह से। तो इसको पढ़ते हैं कि अगर हम दो सॉलिड्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में हमने उसको मिक्स कर दिया तो अलॉय बन जाएगा। और अलॉयस के एग्जांपल हम अभी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने अलॉय पढ़ा था। अब बच्चों इसके अंदर लिक्विड अगर सॉलिड में ऐड हो, लिक्विड इन सॉलिड, तो वो मरकरी होता है इन सोडियम, बिकॉज आप देख रहे हो दोनों मेटल्स हैं, बट मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होता है तो डिसॉल्व हो सकता है सोडियम के अंदर, है ना। इसको कहते हैं बच्चों सोडियम अमलगम, अमलगम इसको कहते हैं। अमलगम वर्ड को आप याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अमलगम का मतलब होता है जिन भी सॉल्यूशन के अंदर मरकरी एज अ कंपोनेंट होता है उनको अमलगम कहते हैं, ठीक है। अमलगमेटेड जिंक, इस तरह से अमलगमेटेड अलॉयज बहुत सारे आते हैं। तो मरकरी इन सोडियम अगर होगा तो अमलगम उसको कहेंगे। अगर गैस को हम सॉलिड में डिसॉल्व करें तो गैस किस तरह से सॉलिड में डिसॉल्व होगी, तो हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो सकती है पैलेडियम की सरफेस पर, ठीक है। तो पैलेडियम होता है PD सिंबल, है ना। तो PD की सरफेस पर, पैलेडियम की सरफेस पर H2 डिसॉल्व हो सकती है, उसको हम कहेंगे कि गैस जो है सॉलिड में डिसॉल्व हो रही है, ठीक। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि अगर अपने पास सॉल्वेंट क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट अपने पास सॉलिड हो जाए तो सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज आ जाएंगे, लिक्विड इन सॉलिड दैट इज मरकरी इन सोडियम, एंड गैस इन सॉलिड दैट इज H2 डिसॉल्व इन पैलेडियम सरफेस, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई करना है। सेकंड देखो लिक्विड आ गया। तो अगर अपने पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड में हम एक बार सॉलिड को ऐड करेंगे, एक बार हम लिक्विड में लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे, एंड गैस को भी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करें तो सॉलिड इन लिक्विड डेली लाइफ में हम बहुत बार करते हैं। शुगर इन वाटर, शुगर क्या है सॉलिड, वाटर क्या है लिक्विड, है ना। तो शुगर प्लस वाटर इन वाटर, मतलब इन वाटर भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं प्लस करके दैट इज सॉल्वेंट। तो शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर दैट इज लिक्विड। लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। इंक इन वाटर, ठीक है, इंक और वाटर दोनों लिक्विड। अल्कोहल इन वाटर, तो दोनों को आप आसानी से मिक्स कर सकते हैं, अल्कोहल इन वाटर, लिंक इन वाटर, ठीक है, इंक इन वाटर। गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैसेस को डिसॉल्व करना है तो भाई बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस तो वाटर में डिसॉल्व होती ही है, एक्वेटिक एनिमल जिसको इनहेल करते हैं। तो गैस इन लिक्विड। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब है बच्चों
जिन ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस मिक्स्ड होती है, ठीक है, CO2 या एरेटेड ड्रिंक में, हाँ, CO2 इन वाटर, उसको एरेटेड ड्रिंक, जैसे हम सोडा वाटर कह रहे थे, दैट इज़ आल्सो एरेटेड ड्रिंक्स। उसके अंदर बच्चों कार्बोनिक एसिड बन जाता है, वो कार्बोनिक एसिड उसके अंदर मिक्स होता है जिससे फिजिंग होती है। जैसे आप इनको खोलोगे, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स में आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स के, जैसे आप ढक्कन को ऑन करोगे, जैसे आप उसको खोलोगे तो उसमें से फिजिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे इनो में से निकलती है। आपने इनो देखा होगा, इनो में से फिजिंग निकलती है, दैट इज़ एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। CO2 इन वाटर। अब ऑक्सीजन इन वाटर, दैट इज़ आल्सो गैस इन लिक्विड। गैस क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन, एंड वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो गैस इन वाटर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इतना, अगर अपने पास सॉलिड एज अ सॉल्वेंट है, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट है, तो हमारे पास दो कैटेगरीज बन जाती हैं, एंड ये उसके एग्जाम्पल बच्चों आ जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी अपने पास रहती है जब सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? गैस होना चाहिए। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, पहले आप इतना अच्छे से नोट कर ले। तो बच्चों तीसरी कैटेगरी अपने पास आती है, थर्ड कैटेगरी आ जाती है अपने पास, जिसमें गैस एज अ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। गैस अगर एक सॉल्वेंट है तो हमने क्या किया? सॉलिड को गैस में डिसॉल्व किया। अब सॉलिड इन गैस, कोई एग्जांपल आप सोचोगे तो सबलाइम सब्सटेंसेस का एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि सबलाइम सब्सटेंसेस लाइक आप देख सकते हैं कि आपके पास आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, ये तीनों ही सबलाइम होते हैं। सबलाइम का मतलब ये सॉलिड से डायरेक्टली किस स्टेट में जाते हैं? वेपर स्टेट में। तो आयोडीन को अगर हमने सबलाइम किया तो वो एयर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो सॉलिड डायरेक्टली किस में चला जाएगा? एयर में, गैस में मिक्स हो जाएगा। सो आयोडीन इन एयर, ये बच्चों सॉलिड इन एयर का एग्जांपल आ जाएगा। कैम्फर इन एयर एंड नेफ्थलीन इन एयर। तो सॉलिड गैस के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, मिक्स हो सकता है, तो किसी भी सबलाइम का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों लिक्विड इन गैस। लिक्विड किसके अंदर? गैस के अंदर। तो लिक्विड हो जाएगा अपना वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर के जो वेपर्स होते हैं, एंड एयर में तो क्लाउड बना देंगे। तो क्लाउड किसका एग्जांपल हो जाएगा? लिक्विड इन गैस का, ठीक है। लिक्विड कौन सा हो जाएगा? वाटर वेपर्स, एंड गैस अपनी एयर हो गई, तो क्लाउड्स उसमें बन जाएगा। तीसरा गैस इन गैस, तो आपको पता ही है एयर, जिसमें एयर में मिक्सचर्स ऑफ गैसेस होती हैं, ढेर सारी गैसेस हैं, तो गैस इन गैस में एयर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सो बच्चों इस तरह से टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपको समझ में आए कि पहले आप सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट मान के चलो, फिर लिक्विड को, एंड फिर गैस को, एंड उसमें सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, एंड गैस इन गैस, ठीक है। तो जब आपसे वाटर वेपर इन एयर कहा जा रहा है, मतलब एयर क्या है? एज अ सॉल्वेंट है और वो गैस है, तो इसलिए हमने लिखा हुआ है लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो इतना यहाँ पर कवर हो गया है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी देख लिए हमने। तो आगे इसमें देखते हैं एक्वस, नॉन एक्वस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसको भी पढ़ लेते हैं। सो इतना फटाफट इसको नोट कर लें अच्छे से। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं एक्वा सॉल्यूशंस की। भाई एक्वा वर्ड का मतलब आपको पता होगा, एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर, है ना। एक्वस जो आप पढ़ते हैं, एक्वेटिक एनिमल पढ़ते हैं, एक्वेरियम पढ़ते हैं, एक्वेरियम आपने देखा होगा, तो बहुत सारे एक्वा से रिलेटेड वर्ड है, दैट इज वाटर। एक्वा मीन्स वाटर। सो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा तो सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, जिसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट हो। मतलब वाटर के अंदर अगर आपने कोई सब्सटेंस ऐड किया है, मिक्स किया है, डिसॉल्व किया है, तो वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स सब्सटेंस प्लस वाटर। आपके पास कोई भी सब्सटेंस होगा दैट एक्ट एज अ सॉल्यूट। सब्सटेंस यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा? सॉल्यूट की तरह, एंड सॉल्वेंट हो जाएगा आपका वाटर। तो सब्सटेंस प्लस वाटर मतलब ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया सब्सटेंस प्लस वाटर। अब वाटर को ही हमने लेकर के एक नई कैटेगरी क्यों बना दी? क्योंकि वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। तो वाटर एक्ट एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स इट कैन डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस।
उसके बाद सेकंड अपने पास, अच्छा इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि शुगर किस में डिज़ोल्व हो गया, वाटर के अंदर, दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन, है ना। बहुत सारे जैसे कि लिमोनेड हम बनाते हैं, दैट इज़ लिमोनेड का मतलब जो नींबू पानी हम बनाते हैं, तो लेमन जूस हमने किस में ऐड किया, किस में डिज़ोल्व किया, वाटर के अंदर, दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल आ जाएंगे। एक्वा एक्ट एज अ सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, वाटर से अलग कुछ भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर से अलग और कौन से सॉल्वेंट यूज हो सकते हैं। सो बच्चों, वाटर से अलग जो सॉल्वेंट यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब वाटर से अदर। तो बेंजीन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में। एसीटोन होता है, लिक्विड अमोनिया, अल्कोहल, ईथर, एंड एक कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये बहुत सारे इस टाइप के नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। अब बच्चों इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने लेक्चर में पढ़ा है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब, टिंचर क्या था, अच्छा टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है कि आयोडीन को किस में डिसॉल्व किया है, अल्कोहल में। आयोडीन को किस में डिसॉल्व किया है, अल्कोहल में। अब अल्कोहल एक्ट एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपने सॉल्वेंट को ढूंढना है। सॉल्वेंट अगर आपको वाटर के अलावा ये सारे मिलते हैं तो मतलब वो नॉन एक्वस हो जाएगा। तो एग्जांपल लिख सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन प्लस अल्कोहल। ठीक है भाई, तो एक्वस एंड नॉन एक्वस क्लियर हो गया, पहचान जाओगे। जहां पर वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट मतलब लिखा हुआ है सब शुगर इन वाटर या फिर शुगर प्लस वाटर, तो मतलब वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। एंड नॉन एक्वस का मतलब ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना हमने कवर कर लिया भाई, है ना। तो इसको अच्छे से नोट्स वोट्स बनाते रहें और बाकी अगले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एंड सॉल्युबिलिटी के साथ साथ हम सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये सारे टाइप के सॉल्यूशंस को सॉल्युबिलिटी के साथ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास कंसंट्रेशन रहता है तो हम अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहें।